वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका स्वागत है मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीश प्रत्यय विधि के कुछ सूत्रों को, जिसमें आज हमें पढ़ना है कृतात् करण पूर्वात्। इस सूत्र को और इसके बाद के स्वांगाचोप सर्जनात् संयोगोपधात्, इन दो सूत्रों को आज हमें पढ़ना है मित्रों। इससे पहले हमने इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र, इस सूत्र की व्याख्या और इसके अंतर्गत आए हुए वार्तिकों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। यह क्योंकि नीश का ही प्रकरण चल रहा है, तो पुंयोग लक्षण नीश के बाद ये कुछ विविध नीश प्रत्यय का को ही क्रमशः कहा जा रहा है। कृतात् करण पूर्वात्, इस सूत्र के द्वारा भी नीश प्रत्यय का विधान होता है। सूत्र का अर्थ आपको ऐसे करना है, कृतांताद अदंतात करणादेह स्त्रियां नीश्यात्। कृतांतात अर्थात ऐसा शब्द जिसके बाद में कृत ऐसा शब्द जुड़ा हुआ हो, तो कृत अंत वाला शब्द होना चाहिए। जैसे वस्त्र वस्त्र, कृत धन कृत, ऐसे शब्द जो होंगे ये कृत अंत वाले हैं। किंतु कृत शब्द अंत वाला जो हो वो अदंत भी होना चाहिए। करण पूर्वात, करण पूर्वात का तात्पर्य है, पूर्वात शब्द को ही वृत्तिकार ने यहाँ पर आदेह किया है, कहा है। अर्थात कृत शब्द तो अंत में हो, लेकिन पूर्व में भी कुछ हो ना, तो वो क्या हो, तो पूर्व में हो करण अंत। करण का तात्पर्य यह है कि करण संज्ञक कोई शब्द पूर्व में हो, आदेह माने पूर्व में स्थित हो, उससे स्त्रियां ऐसे शब्द से, ऐसे तदंत शब्द से स्त्रीत्व स्त्रीत्व विवक्षिते नीश्यात्, नीश प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर दिए हैं वस्त्रकृति। यहाँ पर करना क्या है, विग्रह करिए वस्त्रेण क्रीता, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर कर्तृकरणे कृता बहुलम, यह एक सूत्र आपने पढ़ा था। इस सूत्र के द्वारा समास विधान हुआ करता है, ठीक है, बहुलता से। अब यहाँ पर करण है पूर्व में, तो ये जो है दूसरा शब्द है कृत। कृत शब्द जो है कृता प्रत्यांत है, अतः ये कृत संज्ञक हो गया। अतः कर्तृकरणे कृता बहुलम, है ना, कर्ताकरण में जो तृतीया होगी उसको कृदंत के साथ में समास विधान हुआ है। तो यहाँ पर वस्त्रेण क्रीता, ऐसा जब आप विग्रह कर रहे हैं तो क्रीत शब्द इधर है, वस्त्र शब्द पूर्व में है, तो वस्त्र टा क्रीत सु, ये स्थिति है। आपको यहाँ पर कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र से समास करने से पहले कार्य करना होगा, और वो कार्य ये है कि गति कारकोपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम ताक सुबुत्पत्ते है। गति संज्ञक का, कारक संज्ञक का अथवा उपपद का कृद्भि सह समास वचनम, जब आप कृदंत के साथ में समास करें तो वो समास सुबुत्पत्ति से पूर्व ही कर लेना है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप वस्त्र का क्रीत सु, ये जो सुबुत्पत्ति जो कर रहे हो ना, वस्त्र टा ला रहे हो, क्रीत आगे सु ला रहे हो, तो इस सुबुत्पत्ति वस्त्र टा लाएंगे, ठीक है, तो वस्त्र टा लाएंगे, क्रीत सु लाएंगे, ये सब सुबुत्पत्ति से पहले ही समास कर लीजिए।
वैसे तो देखो साधारण नियम क्या है समास के विषय में, कि सुबुत्पत्ति के बाद में समास किया जाता है, किंतु इस नियम के कारण सुबुत्पत्ति से पहले ही समास आपको करना होगा। ऐसा करने से वस्त्रकृत शब्द आपको अदंत मिल जाएगा। कृत शब्दांत होगा ये, और कृत शब्दांत अदंत होने के कारण, है ना, देखो करण शब्द भी आदि में रहेगा इसके, वस्त्रकृत ऐसा। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में नीश प्रत्यय कर देंगे। नीश प्रत्यय जब आप करेंगे तो स्थिति हो जाएगी वस्त्र कृत प्लस नीश, और नीश का बचेगा ई, तो वस्त्र और कृत, नीप का बचे, नीश का बचेगा ई, और वर्ण सम्मेलन करने पर रूप आपको प्राप्त हो जाएगा वस्त्र कृति। इसी बात को यहां लिखा है कि सुबुत्पत्ते पूर्वम समासेन निष्पन्नात् वस्त्रकृत शब्दात् नीश प्रत्यय। वस्त्रकृत माने कि सुबुत्पत्ति से पहले लाइएगा आप, ठीक है, ये स्त्री प्रत्यय। तो जब स्त्री प्रत्यय ले आइएगा तब बाद में वो कार्य करिए, सुबुत्पत्ति इत्यादि के पश्चात समास। फिर तो क्या हो गया, ये नीश प्रत्यय होकर के वस्त्रकृति बन गया। पर यह जो नियम है, अर्थात कृतात्करण पूर्वात सूत्र द्वारा जो नीश है, ये सर्वत्र नहीं होता। इसलिए यहाँ पर मूलकार लिखते हैं क्वचिन्ना, अर्थात ये कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे धनेन क्रीता, यहाँ पर धनकृति बनना चाहिए पर नहीं हुआ, क्यों? उसमें कारण ये है कि कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र के द्वारा इस यहाँ पर समास हुआ, और यह समास जो है बहुलम के कारण, बहुलम जो पद दिया है इसके कारण कभी कभार ये जो स्थिति है, गति कारक उपदानम कृद्वी स समास वचनम प्राक प्राक सुबुत्पत्ति, इसके कारण यह जो समास है गति कारक उपपद कृदंत के साथ में, ये कभी कभार सुबुत्पत्ति के बाद भी हो जाता है। देखो इस वाले उदाहरण में सुबुत्पत्ति से पहले समास है वस्त्रकृति, किंतु यहाँ पर सुबुत्पत्ति के बाद में समास है। जब आप सुबुत्पत्ति के बाद में समास करोगे तो सबसे पहले अंतरंगत्वात् यहाँ लिखा है सुबुत्पत्त्यंतरम समासे, और समास के पश्चात सुपह प्राक अंतरंगत्वात् टापी, अंतरंगत्वात् टाप प्रत्यय लाओगे। टाप प्रत्यय लाने के बाद आपका रूप बनेगा धनक्रीता। अब इस धनक्रीता जब हो गया, अब ये कृत शब्द अंत में है, लेकिन तो ये शब्द अदंत नहीं रहा, अब आदंत हो गया टाप के पश्चात, इसलिए तस्य च आदंतत्वाभावान ननीश, इसलिए यहां पर नीश प्रत्यय नहीं होगा। इसलिए मूल कारण इस अभिप्राय से लिखा क्वचिन्ना धनक्रीता। ठीक है, तो एक तो यह नियम था जो हमने पढ़ा। अब आइए इससे अगले सूत्र को पढ़ते हैं। मित्रों इसके पश्चात अग्रिम सूत्र जो हमें पढ़ना है वह है स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधा। इस सूत्र को भी आप सावधानी पूर्वक पढ़ें, व्याख्या सूत्र है। इसके हेडिंग में हमने लिखा है कि स्वांगवाचिभ्य वा नीश प्रत्यय विधि, स्वांगवाचियों से यह नीश प्रत्यय विधि जो की जा रही है यह वैकल्पिक है। तो सूत्र का पदच्छेद कर लीजिएगा, स्वांगात, है ना, च उपसर्जनात् और असंयोगोपधात। और इस सूत्र में नीस वगैरह की अनुवृत्ति ला करके पूर्ण सूत्रार्थ ऐसे करिए। यहां पर ये ध्यान रहे, ये जो स्वांगम पद है
अर्थ करते वक्त याद रखना, स्वांगम पद विशेष्य है, इसके ये दोनों विशेषण हैं, असंयोगोपधम और उपसर्जनम। ठीक है, तो ऐसे जोड़ना है इसे इनके साथ में कि स्वांग कैसा होना चाहिए। और याद रहे स्वांगम का अर्थ यहां पर एक पारिभाषिक है। ये स्वांग शब्द, स्वांग शब्द का मतलब ये नहीं है स्व माने अपना अंग, स्वांग कोई भी अंग अपना स्वांग, ऐसा नहीं लेना है। क्योंकि भाष्यकार ने स्वांग शब्द की, स्वांग शब्द का जो लक्षण किया है वो त्रिधा लक्षण यहाँ पर किया है, इसको व्याख्यात किया जाएगा। तो स्वांग माने कैसा स्वांग होना चाहिए, वो एक तो स्वांग वाचक जो शब्द होना चाहिए वो असंयोगोपद होना चाहिए, अर्थात उसकी उपधा में कोई संयुक्त वर्ण ना हो, ये पहली शर्त है। उपसर्जनम, वह उपसर्जन होना चाहिए। देखो उपसर्जन क्या बात कही है, उपसर्जन कब होगा, जब वहां समास हुआ होगा दो शब्दों के बीच में। ठीक है, समास हो जाने के कारण उसका अर्थ अप्रधान हो गया होगा, तो वो आप उसे उपसर्जन कहेंगे। तो स्वांगवाचक जो शब्द होना चाहिए उसके साथ दो शर्तें हैं, आपने समझी, असंयोगोपद और वो उपसर्जन होना चाहिए। ऐसा तदंत अदंत होना चाहिए, है तदंताद अदंता, ऐसे तदंत अदंत स्वांगवाचक शब्द से नीश वास्यात, नीश होना होता है, प्रत्यय विकल्प से होता है। तो यहां पर आइए इनकी सिद्धि को भी देख लीजिए कि आपका यह जो शब्द है अतिकेशी अथवा अतिकेशा, ये कैसे बनेंगे। इसके लिए देखो सबसे पहली शर्त यही थी कि स्वांगवाची जो शब्द होना चाहिए, तो स्वांगवाची है ये मैं अभी आपको बताऊंगा कौन शब्द, अतिकेश। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैं आपको पहले समझा देता हूं जो आप आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए मित्रों, अतिकेश शब्द है, अतिकेश शब्द स्वांगवाची है। अभी आप इतना मान लें, क्योंकि जब मैं स्वांग लक्षण बताऊंगा तो उसके अंतर्गत ही आ जाएगा, आप वहां समझें। स्वांगवाचक होने हुए शब्द असंयोगोपद है, माने कि इसकी उपधा में कोई संयोग नहीं है। ठीक है ना, उपधा जानते ही, अंत्यल से पूर्ववर्ती वर्ग जो वर्ण होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। इसलिए केश में आकार है, अंत में उससे पूर्ववर्ती है शकार, अतः संयोग उपधा में नहीं है। और यहाँ पर ये शब्द उपसर्जन भी है। उपसर्जन कैसे है कि यहाँ पर अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, ठीक है, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, इस वार्तिक द्वारा समास हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर विग्रह ऐसा था कि शान अतिक्रांता, ये जो मूलकार ने विग्रह इधर लिख दिया है। तो केश सस अतिक्रांत अर्थ में यहाँ पर अति प्रयोग हुआ है, उस अति का पूर्व प्रयोग हो गया तो अतिकेश शब्द बन गया। अतिकेश शब्द आपका स्वांगवाचक है, असंयोगोपद है, उपसर्जन भी है, और वो ऐसा तदंत अदंत प्रातिपदिक, ऐसा केस शब्द मतलब स्वांगवाचक शब्द है केस, ऐसा तदंत अदंत प्रातिपदिक हो गया अतिकेश। तो यह अतिकेश शब्द से नीश प्रत्यय यहां पर हो जाएगा वैकल्पिक। जब आप नीश प्रत्यय कर देंगे तब तो अतिकेशी रूप बनेगा, नीश प्रत्यय न होगा तब उस कंडीशन में अतिकेशा या टाप प्रत्यय करके रूप बनेगा। ये द्विविध रूप आपको प्राप्त होंगे। इसी के तरीके से द्वितीय उदाहरण भी देख लीजिएगा
चंद्रैव मुखम यस्याः, है ना। पहला तो जो उपसर्जन था, हत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, इस तत्पुरुष समास के कारण यहाँ पर उपसर्जन था। पर इस द्वितीय में दूसरे स्थल पर बहुब्रीहि समास होने के कारण उपसर्जन है। क्योंकि बहुब्रीहि के तो जितने भी उदाहरण होते हैं वो सभी के सभी उपसर्जन होते हैं, अर्थात उन पदों का अर्थ अप्रधान रहता है। तो चंद्र और मुख, ये दो पदों में समास हुआ है। विग्रह यही करना, चंद्र एवं मुखम यस्याः, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है। तो यह शब्द चंद्रमुख शब्द याद रहे आपको, यह जो शब्द है आपका चंद्र एवं मुखम यस्याः विग्रह किया, यहाँ जो चंद्रमुख शब्द ये स्वांगवाचक असंयोगोपद है, उपसर्जन है ना। संयोगोपद इसलिए है कि मुख में अंत्यवर्ण हो गया ख, पूर्व में है असंयोग है, इसके जो है असंयोगोपद है, इसलिए संयोगोपद हमें नहीं। इस कारण से ये सभी शर्त इसमें घटी। तदंत तदंत प्रातिपदिक है चंद्रमुख शब्द, इससे ङीश प्रत्यय कर लिया। ङीश प्रत्यय कर देने से चंद्रमुखी बना। जब ये प्रत्यय विकल्प से होता है तो चंद्रमुखा बनता है। आप इन सब उदाहरणों में एक चीज कॉमन देखे हैं कि यहाँ पर जो स्वांगवाचक शब्द हैं उनका किसी के साथ समास हो रखा है। ठीक है, समास होने पर ही इस सूत्र की प्रवृत्ति है, क्योंकि इसे उपसर्जन चाहिए, है ना, इसलिए ये शर्त घटती है। मूलकार ने कुछ प्रत्युदाहरण भी दिए। वो सबसे पहला प्रत्युदाहरण यही कि असंयोगोपधात किम, इस सूत्र में यह क्यों कह रहे हैं कि उसके संयोगोपधा में ना होना चाहिए। तो कोई विग्रह किया, सुशोभन है, सुशोभनौ गुल्फौ यस्याः, सुंदर गुल्फे हैं जिसकी। गुल्फ कहते हैं जो पैर होता है ना, चरण, हाँ, जहाँ चरण छुए जाते हैं, वहां पर साइड में एक गोल गोल टाइप की हड्डी होती है। जब आलती पालती मार के बैठते हैं तो वो नीचे दबती है वो हड्डी, उसको गुल्फ कहा जाता है। तो सो बनऊ गुल्फऊ यस्याहा। ठीक है, तो जब आपने विग्रह किया तो आपका शब्द है ये सुगुल्फ, है ना भैया, गुल्फ होना चाहिए। मैंने क्या लिख दिया है, दोबारा लिखता हूं, सुगुल्फ, ये शब्द है। अभी जो गुल्फ शब्द है, गुल्फ भैया ये फा है का नहीं है, तो ये अंत में है क, इसके पूर्व में है संयोग, क्योंकि ल और फ इन दो वर्णों का संयोग है, तो ये संयोगोपद हो गया। और हमें क्या चाहिए, अब संयोगोपद होना चाहिए स्वांगवाचक शब्द, माने कि सुगुल्फ शब्द स्वांगवाचक है, सु के साथ गुल्फा समास होने से उपसर्जन भी है ये, पर अदंत भी है, पर इसके तो संयोग उपधा में निकल गया। इसलिए यह नीश प्रत्यय न होकर के टाप प्रत्यय होने पर एक ही रूप बनेगा सुगुल्फा। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात उपसर्जनात् किम का भैया, वह शब्द उपसर्जन होना चाहिए। ठीक है, उपसर्जन होना चाहिए तो तभी वो समास होगा। अब जैसे देखिए शिखा शब्द है, पहले शब्द था शिख, अदंत था, इससे बाद में जब टाप प्रत्यय किया जाता है तब ये शिखा बनता है। तो ये क्या है, संयोग उपधा में नहीं है, है अच्छी बात है, अदंत भी है, किंतु यह जो है इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा। ये जो है, ये जो है शब्द उपसर्जन होना चाहिए पर यह अनुपसर्जन है। उपसर्जन माने जब उसका किसी अन्य शब्द के साथ में समास हुआ होगा, है ना, और समास होने के कारण उसका
उन उसके पदों की प्रधानता नहीं रही होगी, अन्य पद की प्रधानता हो गई होगी, तो उपसर्जन होता है। तो ये शब्द उपसर्जन नहीं है, इसलिए यहाँ पर नीश प्रत्यय न हुआ, टाप प्रत्यय होकर के शिखा बन गया। मित्रों, यहाँ पर बहुत सारे संस्करणों में, जैसे हम बात कर लें चेन्नई संस्करण की, यहाँ पर सुशिखा ऐसा उदाहरण वहां पर दिया गया है। तो यहाँ पर सुशिखा उदाहरण पढ़ना उचित नहीं है, ऐसा भूमि व्याख्याकार ने लिखा है, उसे आप टिप्पण में देख सकते हैं। ये इस सूत्र की सामान्य व्याख्या हुई, पर इसमें स्वांग को समझ लीजिए। स्वांग को मैं बाद में इसलिए भी परिभाषित करके इसको बता रहा हूं, जैसा कि भाष्यकार ने बताया है, अन्य सभी टीकाकारों ने बताया है, कि एक तो ये मूल से संबद्ध है, स्वांग का लक्षण जानना चाहिए आप, क्योंकि बिना उसके समझे इस सूत्र के बहुत सारे अन्य उदाहरणों को आप नहीं समझ पाएंगे। और इसको यहाँ पर लास्ट में इसलिए बताया जा रहा है कि मूलकार ने कहीं से लिखा नहीं स्वांग का लक्षण, टीकाकारों ने दिया है, अतः छात्रों के अधिक ज्ञान वर्धनार्थ हम इसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वैसे तो सब बातों को लगभग लिख ही दिया है, तो देख लीजिए क्या है। स्वांग लक्षणम अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम, एक लक्षण है ना, श्लोक की, श्लोक के दो पादों में एक लक्षण है। अतस्थम तत्र दृष्टम च, तीसरे पाद में दूसरा लक्षण है, दो हो गए, और चौथे पाद में अंतिम तीसरा लक्षण है, तेन चेत तत्तथायुतम। तो एक बार मैं पूरा पढ़ लेता हूं। अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम विकारजम अतस्थम अतस्थ्यम, हाँ, अतस्थम तत्र दृष्टम च तेन चेत तत्तथायुतम। देखो इसका अर्थ क्या है, जरूर जान लिया जाए। इसको व्याख्या पूर्वक हमने इसलिए लिख दिया है, तो अर्थ देखिए। इसमें एक शब्द आया है अद्रवम। अद्रवम का मतलब है न विद्यते द्रवो यस्मिन, जिसमें द्रव्य नहीं रहता है, वो जिसमें द्रव नहीं रहता है, तो द्रव नाम का कि द्रवत्वम मतलब तरलता, जिसमें तरलता न रहे, ठीक है, तो उसको कहेंगे अद्रवम। इससे क्या हुआ, कफ और स्वेद शब्द ये तरल थे, ठीक है, क्योंकि ये द्रव रूप में होते हैं, तरल होते हैं। तो सुंदर है कफ जिसका, सुंदर है स्वेद जिसका, जिस स्त्री का, तो उसे सुकफा सुस्वेदा है कहा जाता है। पर ये तो द्रव है, द्रव होने से स्वांगवाचक नहीं कहलाएगा, इसलिए सुकफा और सुस्वेदा में नीश प्रत्यय नहीं होता है। देखिए टाप वाले उदाहरण है, अद्रवम बता दिया है, पूरा एक लक्षण बताएंगे इतना है, देखते जाइए क्रमशः लिखिए व्याख्या। मूर्तिमत, वो मूर्तिमत मूर्ति वाला होना चाहिए। मूर्ति का मतलब है अवयव संयोग अस्य, मूर्ति ही अस्य अस्ति इति मूर्तिमत, और मूर्ति माने अवयव संयोग, जहां पर अवयवों में संयोग हो, ठीक है, वो मूर्तिमत कहलाता है। तो देखिए आप एक कार्य किए रहिए, इसमें से अतिकेसी अतिकेसा किसी को भी पकड़े रहिए, क्योंकि स्वांग लक्षण इस हर किसी में घटेगा, ठीक है। जो जैसे वो तरल नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, कि केश शब्द बिल्कुल तरल नहीं है, हैं? कफ और स्वेद की तरह केश शब्द तरल नहीं है, अद्रव। मूर्तिमत मूर्ति वाला होना चाहिए, तो केश शब्द मूर्ति माने अवयव संयोग है, दिखता है,
जैसे ये इसलिए कहा गया, कोई बनाया सुज्ञाना, सुंदर है ज्ञान जिस स्त्री में। तो ज्ञान जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। तो सुज्ञाना में आप नीच नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है मूर्तिमत नहीं है। बल्कि होना क्या चाहिए, जिससे नीच होना है ऐसे स्वांगवाचक को मूर्तिमत होगा, मूर्तिमत होना चाहिए। तीसरी चीज साथ में इसमें, प्राणिस्थम, उसे प्राणिस्थ होना चाहिए। प्राणिस्थम अविकारजम, प्राणिस्थ होना चाहिए। जैसे सुमुखा शाला, कब ये शाला मानी ये जो गृहम है, ये तो सुमुखा मतलब सुंदर मुख वाली है। तो ये जो मुख है ये प्राणी में स्थित नहीं है, ये किसी घर के फ्रंट फ्रंट में ही जो होता है उसको कहा जा रहा है कि सुमुखा शाला, सुंदर मुख वाला घर। तो ये जो है प्राणिस्थ नहीं है, बल्कि वो प्राणिस्थ होना चाहिए। इसलिए अतिकेशी अतिकेशा, केसों का जो अतिक्रमण कर चुकी है स्त्री स्त्री है, वो जो है प्राणिस्थ है, ऊपर वाली जो चीज। अविकारजम, वो विकार भी नहीं होना चाहिए, यानी कि रोग आदि विकार अजन्यम, उससे जन्य नहीं होना चाहिए। यह तत् प्रथमम स्वांगम, ये पहला स्वांग लक्षण हुआ। जैसे सोफ कहते हैं स्वेलिंग को, सूजन को। सोफा का अर्थ हुआ कि सुंदर सूजन वाली स्त्री, बहुत सूजन वाली स्त्री मतलब। तो फिर यहां पर ये जो शब्द है ये तो रोग है वस्तुतः, स्वेलिंग। अविकारज होना चाहिए, इसलिए सुशोभा में नीच नहीं। और अतिकेशी जो है एक केस होना अच्छे, कोई रोग नहीं है, ठीक है। तो उस लक्षण को ऊपर भी घटाते चलिए, ऊपर घटेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो अविकारज होना चाहिए। तो हमारा जो अतिकेशी कहिए, चंद्रमुखी कहिए, वो अविकारज है। चलिए, इतना लक्षण करके अतस्थम तत्र दृष्टम च, इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ जो है देखो, यहाँ थोड़ा कुछ इस शब्द पर थोड़ा ध्यान देंगे। अतस्थम, देखो तत्स्थम, तत्स्थम मतलब तत् माने उसमें रहने वाला। तो तत् माने क्या, ये तो सर्वनाम शब्द है। तो तत् अभी प्राणी की बात चल रही है यहाँ पर, इसलिए इस तत् शब्द से प्राणी का ग्रहण हो जाता। अतः यहाँ पर अर्थ करते हुए लिखा, तत्शब्देन प्राणी परामृश्यते, न तत्स्थम इति अतस्थम। कहने का मतलब है अप्राणिस्थम, वो चीज प्राणी में स्थित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अप्राणिस्थ होना चाहिए वो चीज। पर तत्र प्राणिनी दृष्टम, पर वो एक बार यदि प्राणी में देखी गई हो, देखो अब भले ही वो प्राणी में स्थित नहीं है वर्तमान स्थिति में, किंतु तत्र प्राणिनी दृष्टम, वो प्राणी में एक बार देखी गई है, तो तदपि स्वांगम, तो वह भी स्वांग कहलाएगा। इसके उदाहरण में देखिए यहाँ, सुकेसी सुकेसा व रथ्या। रथ्या मतलब ऐसी गली जिसमें बहुत सारे केस पड़े हैं, केस काट के डाल दिया है कोई, है नाई आइयों की गली है ये। तो सुकेसी रथ्या, सुंदर केस वाली रथ है। अब गली के कैसे केस हो सकते हैं, तो सुकेसी सुकेसा कैसे बन सकता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर कहा गया था प्राणिस्थम अवकारजम, वो चीज प्राणिस्थ होनी चाहिए। ये तो गली में पड़े केस हैं, तो रथ्या गली को कैसे कह सकते हैं हम सुकेसी अथवा सुकेसा। तो उसके लिए याद ही आ रहे, एक बार प्राणी में दृष्ट हो, ठीक है। तो केस प्राणी में देखे गए हैं, अब वो गली में पड़े हैं,
इसलिए अतस्थम किंतु तत्र दृष्टम च, किंतु प्राणी में वो दृष्ट हुए, किंतु अब भले ही वो अतस्थ मतलब अब प्राणी में स्थित है, तब भी वहां पर ये सूत्र प्रवृत्त होगा, स्वांगाच्युप सर्जनात् से वहां पर वैकल्पिक मीस होगा। पूर्व लक्षण से प्राप्ति नहीं थी, ठीक है, पूर्व वाला लक्षण ने तो बताया है कि यहाँ यहाँ यहाँ। ये पहली घटना। तीसरा देखिए, क्योंकि ये जो नीचे वाले जो दो लक्षण हैं, ये पूर्व वाले में से कुछ उसके अपवाद स्वरूप है कुछ स्थल पर। तीसरा है तेन चेत तत तथा युतम, ऐसे लगाइए इसे, तेन अर्थात प्राणिस्थेन स्थनाद्याकृति अवयव अवयवक विशेषेण, स्तनादि आकृति अवयव विशेष के द्वारा, तत् अप्राणी द्रव्यम, वो क्या चीज है, प्रतिमादि, तथा प्राणी द्रव्यवत युतम, युतम माने संबद्धम चेत भवति, तद स्तनाद्याकृतिकम अप्राणिनोपि स्वांगम। इसको समझें इस लक्षण को, तेन चेत तथा युतम। यहां पर कहा कि जो अप्राणी में चीज पहले, देखिए, अप्राणी द्रव्यम का मतलब है प्रतिमा इत्यादि, उस वह भी प्राणी द्रव्यवत, यदि वह भी प्राणी द्रव्य की तरह युक्त होगी, है युतम माने संबद्धम चेत, तो तदा तब उसे भी क्या माना जाएगा, तत्, तत् का मतलब है स्तनादि आकृतिकम, स्तनादि आकृति युक्त होगी यदि वह प्रतिमा वगैरह कोई, तो वहां पर अप्राणिनोपि स्वांगम, वो जो है बिना प्राणी वाला, क्योंकि प्रतिमा के प्राण नहीं होते। ऊपर वाले लक्षण में कहा गया था सबसे पहले वाले में कि प्राणिषु विद्यमानम, प्राणी में विद्यमान होना चाहिए तभी वो स्वांग है। पर यहाँ पर क्या होता है, प्रतिमाओं को आपने देखा हो कि उस उनके स्तन आदि आकृति होती हैं प्रतिमाओं की, तो वो अब, तो वो प्राणी नहीं है प्रतिमा जो है, लेकिन लेकिन वो पहले उससे युक्त देखी गई हैं, यानी कि उसके देखने से प्राणी का ही भान होता है। इस कारण से, ठीक है, इस कारण से क्या होगा कि उन मूर्तियों को भी कह दिया जाता है कि जो है ये स्तन वाली मूर्ति है, ऐसे इस प्रकार से व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से ये आपने स्वांग लक्षण को समझा, और यह भी जो स्वांग लक्षण है ये प्राणी से भिन्न में स्थित है, ठीक है। और ये जो प्रतिमा है ये भी स्तन के स्वती होती हैं। तो यहां पर इसका उदाहरण दिया, सुस्तनी सुस्तना व प्रतिमा, प्रतिमा को हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीसरे लक्षण के घेरे में आती है, चेते न चेत तथा युतम। पहले जो चीज प्राणियों के साथ संबद्ध देखी गई, उसकी संबद्धता यदि प्रतिमा इत्यादि में देखोगे तो ये तीसरा लक्षण भी घटित होगा। पहले इस दूसरे वाले लक्षण में अतस्थम तत्र दृष्टम च तेन चित्ते तथा युतम में थोड़ा अंतर है, याद रखिए। यहाँ पर जो रथ्या मतलब गली में जो केशादि है वो तो संयोगादि संबंध से दृष्ट होते हैं, किंतु प्रतिमा में जो स्तन इत्यादि हैं, ठीक है, ये स्तन इत्यादि हैं, वो उस प्रतिमा के ही अंग भूत होते हैं। तो इसलिए
ये दो, इस लक्षण को अलग से कहा भाष्यकार ने। ऐसे लक्षणों को अलग अलग समझना चाहिए। तो ये स्वांग लक्षण है। ऐसा स्वांग लक्षण से जो घटित होगा, वहां पर ही स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोग पदार्थ सूत्र लगेगा। ये स्थिति है। तो मित्रों, आज के पाठ को हम रखते हैं यहीं तक, और इससे आगे का जो पाठ करेंगे वो मित्रों कल करेंगे। अब इस नीश प्रत्यय का, स्वांगाचोपसर्जनात् संयोग पदार्थ का कहाँ निषेध है, निषेधांश को कल पढ़ेंगे। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणाम।